हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के पार्ट नंबर 6 के बारे में। आज अपना जो चैप्टर है वो एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 तक हमने अच्छी तरह से डिटेल से विद नोट्स मीडियम हिंदी और मीडियम इंग्लिश को लेकर के हमने बहुत ही अच्छे से शानदार से पढ़ाई की है और आशा करता हूँ आज का वीडियो और आगे आने वाले जो वीडियो होंगे वो भी आपके लिए बहुत ही मदद का साबित होने वाला है। ठीक है, तो आज अपन चैप्टर नंबर 3 का मेटल नॉन मेटल के पार्ट नंबर 6 के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब देखो, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि मेटल्स जो होते हैं वो उनके साथ में कुछ तो उनके यौगिक होंगे, मतलब कुछ तो उनके कंपाउंड होंगे और साथ में उनके बहुत सारी क्या होती है, अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटी। तो उनको क्या करना, उनको जो मेटल है वो कभी भी फ्री फॉर्म में या स्वतंत्र अवस्था में मिलने वाला नहीं है। तो मेटल को उनके साथ में जो उनके कंपाउंड है और उनके साथ में जो उनकी इम्प्योरिटीज है उनको वहां से रिमूव करना है और हमको एकदम प्योर मेटल चाहिए। तो हमने एक तो लो रिएक्टिव मेटल है ना, जिसको बोलेंगे निम्न क्रियाशील धातुएं। एक आपका बड़ा था हमने मिडल रिएक्टिव मेटल, मतलब मध्यम क्रियाशील धातुएं। इनको तो अपन साफ करने की, इनको अपन रिफाइनिंग करने की प्रोसेस हमने पढ़ ली है। लेकिन आज जो मेटल है जो हाई रिएक्टिव होते हैं है ना, तो उनको अलग करने की कोशिश है, उसको कैसे होती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो आपके उसके यौगिक के फॉर्म में होते हैं, उसके साथ में कुछ इम्प्योरिटी है, उसको दूर करने के लिए अपन एक विधि का मदद है। उस विधि का नाम है, उस मेथड का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण, इट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत ही सिंपल विधि है और आपको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और ये एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी है। इस विधि में क्या करते हैं अपन, इस विधि में सबसे पहले अपन लेंगे एक चैम्बर। ओके, चैम्बर लिया और चैम्बर लेने के बाद उसमें हमको 2 रॉड डालनी है। एक तो ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, अब देखना आपको यहाँ पर दोनों रॉड को अपने बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल से अटैच करना है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और यहाँ पर हम लगा देते हैं स्विच। क्या लगाएंगे? स्विच। ठीक है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल। अब इसके अंदर आपको पढ़ना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किसका है? ये है CuSO4 सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट का क्या है? विलयन है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इस छड़ को या इस रॉड को मैंने बैटरी के माइनस से जुड़ा है, इसलिए इसको तो कहेंगे अपन कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। क्लियर? और कैथोड जो होती है वो शुद्ध धातु की होती है, ये ध्यान रखना। कैथोड जो होगी वो हमेशा प्योर मेटल की बनी होगी या बनी हुई लेनी हमको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। बात करते हैं, ये जो रॉड है, ये छड़, ये आपके बैटरी के माइनस से प्लस से जुड़ी है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। एनोड जो होती है, इस एनोड धातु के ऊपर अपन को एक अशुद्ध धातु की परत चढ़ानी है। अशुद्ध धातु की परत, ठीक है ना। लेयर ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक है, और ये आपका हो गया बैटरी, ये हो गया कुंजी की। अब देखो, साफ से देखना आपको, मैंने एक चैम्बर लिया, चैम्बर के अंदर 2 मैंने रॉड रख दी। एक रॉड को मैंने ये रॉड जो लिए मैंने प्योर मेटल के लिए है ना, प्योर कॉपर के लिए, और प्योर कॉपर के लिए बाद इसको मैंने जोड़ दिया बैटरी के माइनस, इसलिए इस रॉड को मैंने बोल दिया कैथोड। नेक्स्ट ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर मैंने एक ये रॉड, इसको ये शुद्ध, इसके ऊपर मैंने एक अशुद्ध धातु की परत चढ़ाई है ना, इम्प्योर मेटल की। क्या चढ़े, इसके ऊपर लेड चढ़ाई है और लेड चढ़ाने के बाद इस रॉड को मैंने अटैच कर लिया है बैटरी के प्लस टर्मिनल से, इसलिए इस रॉड का नाम क्या होगा? एनोड।
इतना कर लिया। अब जैसे अपन इस स्विच को ऑन करते, की को ऑफ करेंगे तो आपका सर्किट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, परिपथ आपका बंद हो जाएगा। और जैसे परिपथ बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, फ्लो होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से होता है, यहाँ से फ्लो होगा और ऐसे होते हुए यहाँ जाएगी और इस रॉड से होते हुए इस कॉपर सल्फेट के विलेन से होते हुए वापस इस प्रकार चले। जैसे जैसे ये आपके रॉड चलती जाएगी तो इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट है, मैं ये आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट है ये आपको दो पार्ट डिवाइड होगा, कॉपर +2 के अंदर और सल्फेट SO4 -2 के अंदर। ओके, अब क्लियर सी बात है कि आपका जो होगा अब SO2 SO4 ये तो इसके साथ में क्या इम्प्योरिटी है, इसको हटाना है। अब यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट में क्या होगा, जो Cu2+ है, Cu+2 है। अब आपको बताया जैसे इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया तो इलेक्ट्रिक को फ्लो करने के कारण इस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कॉपर था वो आपका यहाँ से क्या हो गया, डीकंपोज हो गया, यहाँ से अलग हो गया। अलग होगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा, प्लस का है, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस कैथोड की तरफ। कैथोड की चपड़ा होती है रोड माइनस वाली और एनोड की तरफ प्लस वाली, तो देखो इसके ऊपर अटैच भी है। तो जैसे ये डीकंपोज हो जाएगा Cu+2 तो ये किस ओर जाएगा, कैथोड की ओर या एनोड की ओर। साइड से बात बड़ा, ये इसके ऊपर चार्ज प्लस का है तो ये माइनस की तरफ जाएगा, इसलिए बड़ा ये कैथोड जो है कॉपर जो है वो इसके ऊपर पेस्टिंग के फॉर्म में यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, उसके एग्जाम में क्या होगा, उसके एग्जाम के अंदर इसके अंदर जो अशुद्धि है वो आपके यहाँ पर ये वाली अशुद्धि SO4 वाली ये होगी, इसमें से जो इसको ऊपर मतलब जो अशुद्ध धातु की जो परत है वो आपके कहाँ पर डीकंपोज हो जाएगी, इस सॉल्यूशन में। और यहाँ पर इसके साथ में जो SO4 था वो सब SO4- है तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो सब इसकी तरफ ऊपर चिपकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है। एनोड जो छड़ है या एनोड इसके यहाँ पर इकट्ठा है, इसको अपन कहेंगे एनोड पंख। क्या कहेंगे इसको अपन कहते हैं एनोड पंख, इंग्लिश में इसका नाम है एनोड मड। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस सॉल्यूशन के अंदर बड़ा कॉपर सल्फेट था तो कॉपर सल्फेट को इस सल्फेट के अंदर में से कॉपर को हमने क्या किया, अलग कर दिया, डिस्प्यूट कर लिया, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो जैसे करंट अंदर जाए उसमें से इस सॉल्यूशन में जितना भी आपका कॉपर होगा वो कॉपर यहाँ से निकल करके इस रॉड के ऊपर पेस्टिंग होता जाएगा। ओके, इस विधि का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस विधि का इस्तेमाल आपके जितने भी ज्वेलरी है, जितने भी आपके गोल्ड स्मिथ है, सुनार लोग, वो आपके किसी भी चीज है, सोने है, चांदी है, प्लेटिनम, उनको बड़ा पॉलिश करने में इनका यूज होता है। ठीक है ना, ये इसके द्वारा अपन किसी के ऊपर, जैसा आपने देखा होगा कि जो नल की टॉटी होती है ना, अपने साइकिल के जो हैंडल है उनके ऊपर क्रोमियम की लेयर होती है। अब वो बने तो होते आयरन के, लेकिन आयरन क्या होता है, बड़ा आयरन आपका बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होने के कारण उसके ऊपर जैसे वो वाटर वेपर और जैसे वो बड़ा एयर से रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जंग, मतलब रश लग जाएगा। और रश लग जाने से उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए उसको बचाने के लिए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक क्रोमियम मेटल है जो कि नॉन रिएक्टिव होता है ना, उसकी एक लेयर चढ़ाते हैं, उसको लेयर चढ़ाने का काम इसी मेथड के द्वारा अपन करते हैं। ठीक है, इस मेथड जो है, इस मेथड की जो लैंग्वेज है वो आपको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं संसारण, इट मींस कोरोशन के बारे में। देखो संसारण क्या होता है, जब आपका कोई भी मेटल, नेचर में बहुत सारे मेटल हैं, लोहा है, चांदी है, कॉपर है, तांबा, लेकिन अपन सबकी बात नहीं कर रहे। कुछ ऐसे मेटल जो क्या करते हैं, अगर वायु के अंदर प्रेजेंट नमी और उसके ऑक्सीजन से क्रिया करके, या CO2 होती है, SO2 होती है, उनसे क्रिया करके उनके नए यौगिक बन जाते हैं या उसकी गुणता में क्या आती है, कमी आती है। इस गुण को अपन क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि मेटल जो होते हैं वो एयर के अंदर जो प्रेजेंट होती है, CO2 है, एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिडिटी है, SO2 है, उनके साथ रिएक्ट करके खुद के ही कंपाउंड में क्या जाते हैं, चेंज, और जिससे उसकी जो स्ट्रांगनेस है उसमें क्या आती है, उसकी स्ट्रांगनेस है, उसकी क्वालिटी में थोड़ी क्या आती है, कमी आती है, डिक्रीज आती है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कोरोशन बोलते हैं। जो अपन देख लेते, समझ लेते कि कौन कौन से मेटल है जो वायु में उपस्थित नमी, जल वाष्प, वायु, CO2 आदि से क्रिया करके उसके गुणों में क्या आती है, कमी आती है, और इस कारण से उसमें कुछ नए कंपाउंड जाते हैं और नए कंपाउंड बन जाने के उसके ऊपर एक नए कलर की लेयर भी चढ़ जाती है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सिल्वर धातु के बारे में। तो देखिए
सिल्वर धातु की अगर बात की जाए तो ये वायु में उपस्थित किससे क्रिया करती है? सल्फर डाइऑक्साइड से, मीन्स SO2 से। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, AgS। सिल्वर सल्फर बनने के कारण उसके ऊपर कौन सी बड़ा परत चढ़ती है? काली परत चढ़ जाती है। क्या हो जाती है? काली परत। ओके, तो यहाँ पर लिखा है सिल्वर मेटल इज रिएक्ट विथ सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर देन पेस्टिंग ऑफ ब्लैक लेयर। तो उसके ऊपर ब्लैक लेयर की पेस्टिंग जाती है विथ मेकिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। जब वो सिल्वर सल्फाइड मीन्स AgS बनाएगी। क्लियर? अब आपको यहाँ पर एक ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेटल के साथ में कौन सा कंपाउंड आया है? S, सल्फाइड, सल्फर। अब आपको मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया कि सल्फर को रिमूव करने के लिए अपन कौन सी मेथड यूज करते हैं, थोड़ा याद। अगर किसी बच्चे को याद है कि सल्फर को रिमूव करने के लिए अपन कौन सी मेथड यूज करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर नाम लिख के बताना है। ओके, नेक्स्ट है, अगर कॉपर धातु की बात की जाए, कॉपर वायु में उपस्थित किससे क्रिया करती है? CO2 से। देखो, सिल्वर तो करेगी वायु के अंदर प्रेजेंट SO2 से और कॉपर करेगी वायु में उपस्थित CO2 से। देखो सिल्वर का मैं याद करने का तरीका दो, सिल्वर का S, इसका बड़ा मतलब नाम तो होता है Ag, लेकिन मतलब इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक जो होता है वो तो Ag होता है, अर्जेंटिनम। लेकिन इसको इस बात से देखा जाए, सिल्वर का स से S, तो स किससे करेगी? SO2 से। कॉपर का C से करेगी CO2 से। तो ये एक तरह से मैचिंग हो जाएगी। कभी आपको बचेगी ना कि कॉपर या किससे करेगी? कॉपर CO2 से करेगी कि SO2 से करेगी? तो कॉपर का C और C करेगी CO2 से, सिल्वर का S करेगी SO2 से। तो ये कॉपर वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करके कौन से रंग की परत चढ़ती है? हरे रंग की। तो उसके ऊपर जैसे कॉपर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगी तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाएगी, है ना? ये ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। अब ये लेयर की क्यों चढ़ता है? तो आपको बोले सर कॉपर क्रिया किससे करता है, लेकिन बनती बड़ा क्या है? इससे बनेगा कॉपर कार्बोनेट। क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। नेक्स्ट, यदि लोहे की बात की जाए, अगर लोहे को अपन लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो आपको पता है वो बारिश के मौसम में बार बार उसके ऊपर वाटर वेपर, रेन ड्रॉप पड़ती रहती है और बार बार वो वायु से रिएक्ट करता रहता है, कांटेक्ट करता है। इसके कारण उसके ऊपर कुछ महीनों के बाद में या कुछ दिनों के बाद में उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जंग कहते हैं। जंग मतलब रस्ट। ओके, यह ध्यान रखना है। तो यदि आपका जो लोहा है अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जाती है, उसके ऊपर अपन कहेंगे रस्ट। अब देखो इन तीनों के मेथड से हमने क्या सीखा? इन तीनों के मेथड से हमने ये सीखा है यदि धातु को हमेशा अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वायु में खुला छोड़ने पर वो उसके नमी, CO2 आदि से क्रिया करके किसी यौगिक में बदल जाती है। इस गुण को अपन क्या कहते हैं? संसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संसरण। Matters are always react with the humid CO2 are present in air, then change in its compound. This property is called corrosion. तो इसको अपन क्या कहेंगे? corrosion कहेंगे। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक के बाद बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसारण से सुरक्षा, इट मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम corrosion। ठीक है ना? अब देखो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने घर में किसी भी अगर मेटल की बनी हुई वस्तु, जैसे आपको पता है अपने घर के खिड़की है, दरवाजे है, कुछ भी चीज होती है, रेलिंग वगैरह होती है, तब उनको आपको पता है अगर बारिश के मौसम से वायु से क्रिया करके उनको जंग से बचाना है, यदि उनको रस्ट से लगने से बचाने हैं तो नॉर्मल से अपन क्या बात है, या तो उस पर करेंगे हम ऑयल पेंट, है ना? हम क्या करते हैं? ऑयल पेंट करते हैं। कि क्या होगा? ऑयल पेंट की उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी और लेयर चढ़ जाने से उसका एयर से और वाटर वेपर से कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण से उसके ऊपर रस्ट नहीं लगती है। नॉर्मल सी बात है। और बहुत सारे ये भी देखा होंगे कि बहुत सारी मशीनें जो होती है तो मशीन के अंदर उसको वो लॉन्ग टाइम चले, है ना? उसके लॉन्ग टाइम चले, उसके अंदर जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, उसके लिए हम या तो उसमें डालते हैं ग्रीस या डालते हैं अपन ऑयल। जैसे देखा होगा आपने जितने भी आपके व्हीकल है ऑटोमोबाइल फील्ड के, जैसे कि मोटरसाइकिल हुई, अपनी टेलर की मशीन हुई, है ना? कुछ मशीन होती है तो उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, ऑयल या डालेंगे अपन ग्रीस। अगर लाइट मशीन है, हल्की मशीन है तो हम यूज करेंगे ऑयल का। अगर हैवी मशीन है ना, अगर आपकी भारी मशीन है तो उसको हम यूज करेंगे ग्रीस के द्वारा। और कुछ और मेथड होती है जो आपके लैब के अंदर या बड़े बड़े फैक्ट्री मशीनों के अंदर हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक तो लोहे से बनी वस्तु पर क्या करते हैं? पेंट को अप्लाई करेंगे, ऑयल पेंट। ठीक है। अगले भैया क्या है? अपने उसको तेल और ग्रीस लगाएंगे।
नॉर्मल सी बात है, ये तो आप जानते हैं। थर्ड जो है कि धातु पर एनोडीकरण विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? एनोडीकरण विधि द्वारा उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ाना। जस्ट मैंने अभी बढ़ाया है। ये इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको लिखता नहीं हूँ, जैसे आपने देखा होगा साइकिल के हैंडल है, नल की टोटी है, साइकिल की जो रिंग है, वो सब उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की आपने लेयर देखी। जैसे आपने देखा लॉक, जो ताला चाबी का लॉक आता है, उसके ऊपर भी एक सिल्वर कलर की लेयर चढ़ी होती है, जबकि वो होता है किसका बना होता है? लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है, लेकिन उसके ऊपर सिल्वर की लेयर जो है आपको दिखता भी एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव है, आकर्षक दिखता है। और लेकिन उसके कारण वो लेयर किसकी है? वो लेयर है क्रोमियम की। तो उस कारण से इसका जंग से क्या होती है? सुरक्षा होती है, इसका संसाधन से सुरक्षा होती है। ठीक है। तो अब क्रोमियम को लेयर चढ़ाने की जो मेथड है, उस मेथड का नाम क्या? एनोडीकरण। मैंने अभी जो पढ़ाई थी आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, विद्युत परिष्करण विधि है ना, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग मेथड, उसी मेथड के द्वारा इसके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर लोहे व इस्पात है तो उनको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक जस्ते की परत चढ़ाते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? इस क्रिया को अपन गैल्वेनिकरण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, तो लिखेंगे द जिंक लेयर पेस्टिंग ऑन आयरन थिंग्स, दिस मेथड बाय मेथड इज कॉल्ड गैल्वेनेशन। तो इस मेथड को अपन क्या बोलेंगे? गैल्वेनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज कहाँ काम आती है? आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, है ना, उनके ऊपर जो केबल लगी होती है, वो केबल एक्चुअली बनी किसकी होती है? लोहे व इस्पात की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। अब आपको पता होगा कि सर वो केबल जो है वो बार बार कितने सालों से वाटर वेपर है, लिक्विड है, एयर से, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, CO2 सभी से रिएक्ट कर रही है, लेकिन उसके ऊपर क्या जंग नहीं लगता? अगर बेटा सोचो, अगर उनके ऊपर जंग लग गया, उनके ऊपर रश लग गया, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी, उसकी स्ट्रांगनेस, उसकी मजबूती क्या हो जाएगी? डाउन, और कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो अपने जो इंजीनियर है इतनी लापरवाही तो करेगी नहीं, उनको पता है कि अपना जो इंडिया का मौसम है कब चेंज हो जाए पता नहीं लगने वाला, तो इसलिए वो पहले से ही इस आयरन की जो बड़ी बड़ी जो केबल होती है, इन केबल के ऊपर जस्ते की या जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। और जिंक की लेयर चढ़ाते इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। इस लेयर से क्या होगा? जिंक जो है बड़ा वो नॉन रिएक्टिव है एनवायरमेंट के प्रति, इसलिए इससे कोई रिएक्ट नहीं होता है और इसके ऊपर रस्ट या जंग नहीं लगता। क्लियर। नेक्स्ट है लोहे के कुछ अन्य, लोहे को बचाने के लिए उसके साथ कुछ अन्य धातु या अधातु को मिलाने से उससे संसाधन से बचा जा सकता है। अगर बेटा मान लो कोई लोहा है या कोई चांदी कोई भी है, अगर उसको लंबे समय तक चलाना है, मतलब लंबे समय तक उसके ऊपर रस्ट या जंग न लगे, तो उसमें या तो कुछ दूसरी मैटर मिला दो या दूसरा कुछ नॉन मैटर मतलब अधातु मिला दो, तो उसको अपन लंबे समय तक संसाधन से बचाकर रख सकते हैं। इस गुण को अपन क्या कहते हैं? इस गुण को अपन कहते हैं मिश्र धातु, मींस एलॉय। तो ऐसे बहुत सारे एलॉय भी है जो हमारे घर के अंदर भी है। मैं आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ एलॉय के एग्जाम्पल, मिश्र धातु के एग्जाम्पल। जैसे कि आपने देखा, एक तो है पीतल, एक है कांसा, एक है शोल्डर। पीतल को अपन क्या कहते हैं? पीतल को अपन कहते हैं ब्रास, कांसों को अपन कहते हैं ब्रॉन्ज, और शोल्डर तो आपका शोल्डर है ही है। ठीक है। अगर पीतल की बात की जाए तो पीतल जो बना होता है वो आपके बना होगा कॉपर प्लस जिंक से। इसका होता है कॉपर प्लस जिंक से कौन बना होता है? पीतल। ठीक है। अगर ब्रॉन्ज की बात कर सकते तो ये बना होता है कॉपर प्लस SN जो होता है टीन, कॉपर प्लस टीन से बना होता है। अगर सोल्डर की बात की जाए तो ये बना होता है Pb प्लस टीन, लेड प्लस टीन। अब सोल्डर के अंदर एक बात यह है कि इसमें लेड और टिन ये दोनों ही मेटल ऐसे है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो गलनांक बिंदु होता है वो बहुत ही कम होता है। अब कॉमन सी बात है बेटा, सोल्डर करना है, और सोल्डर करने के लिए आपको पता है उसको मेल्ट करना पड़ता है। जब उसको किसी धातु के ऊपर मेल्ट करेंगे, पिघलेंगे, तभी तो वो धातु आगे वाली धातु सोल्डर होगी ना। तो उसके लिए इन धातु, दोनों धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है आगे वाले धातु के कंपेयर करके। ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब हम कुछ और बात करते हैं इस चौथे पॉइंट के बारे में। 2 मिनट का टॉपिक रहा है। अब देखो नेक्स्ट आपके हैं, यदि किसी धातु के साथ दूसरी धातु अगर मिला दी जाए, लेकिन पहले धातु के साथ में जो दूसरी धातु पर ऐड कर रहे हैं, अगर वो धातु कौन है? अगर पारा है, मरकरी है। अब वो धातु के साथ में दूसरी एक धातु और मिल गई, 2 धातु मिल गई, 2 धातु जब मिल जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। लेकिन उसमें से एक धातु अगर कौन होगा? अगर पारा होगा तो उसको हम बोलेंगे अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम हो जाएगा।
यदि धातु के साथ में दूसरी धातु अगर पारा है तो इस टाइप की मिश्र धातु को हम बोलते हैं अमलगम, ठीक है ना। इफ एनी मेटल विद अनदर मेटल इज मरकरी, अगर किसी मेटल के साथ में दूसरी मेटल आपकी अगर मरकरी है, दिस टाइप इज एलॉय इज कॉल्ड अमलगम। तो इस टाइप के अपन एलॉय को क्या बोलते हैं, अमलगम। जैसे कि बेटा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो सोडियम है और सोडियम के साथ में एक धातु है आपकी पारा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम अमलगम। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम अमलगम। मान लो जैसे कि जिंक है और जिंक के साथ में दूसरी धातु आपके मेटल अमल है, मरकरी है, तो इसको बोलेंगे अपन जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, है ना। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमलगम से क्या तात्पर्य है, अमलगम का मतलब होता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ अमलगम, मतलब ये होता है किसी मेटल के साथ में अगर दूसरी मेटल आपकी अगर पारा है, मरकरी है, तो वो कहलाएगी अमलगम, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक आपका जिसको बोलते हैं अपन शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड। अब आपको लगभग सबको पता ही होगा कि शुद्ध सोना जो होता है प्योर गोल्ड, वो कितने कैरेट का होता है, वो होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो भी कैरेट बड़ा सोना होता है आभूषणी, आभूषणी सोना, ज्वेलरी गोल्ड, मतलब वो सोना जो अपने घर में या फिर सुनार की दुकान में ज्वेलरी बनाने के लिए काम आता है, तो वो 24 कैरेट का नहीं होता, वो प्योर गोल्ड नहीं, वो होता है 22 कैरेट का। अब कुल मिलाकर के हमको बनाना है सोना, मतलब जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी आपकी मतलब ज्वेलरी बनेगी, वो बनती है हमेशा 24 कैरेट की बनती है, 24 कैरेट बनती है। लेकिन उसमें से 24 कैरेट में से 24 कैरेट आपका गोल्ड नहीं होता, उसमें से सिर्फ 22 कैरेट कौन होता है, गोल्ड। ये आपका कौन होगा, गोल्ड होगा, प्लस 2 कैरेट जो होगा वो कौन होगा, 2 कैरेट जो है वो होगा तांबा, कॉपर। क्या होती है, कॉपर। तब जाके इन दोनों को मिलाकर के बन जाएगा टोटल 24 कैरेट का ज्वेलरी। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया एग्जाम में कि शुद्ध सोना जो होता है प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, और ज्वेलरी जो सोना होता है वो होता है 22 कैरेट का। उस 22 कैरेट के साथ में 2 कैरेट किसके होंगे, आपके कॉपर के, ठीक है। तो ये आज का 3rd चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे नोट्स के साथ साथ में। अगर आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा पढ़ाई जितनी भी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, तो इन वीडियो का आगे से आगे आपके दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।